अंतस्थ व्यंजन पिछले क्लास में हम बतलाए थे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है जो अंदर से उच्चारण किया जाता है, जो है य, र, ल और व। य, र, ल, व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर वर्ण भी कहा जाता है। ये हम आपको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब होता है उष्मा। उष्मा मतलब गर्म होना। क्या? तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण से हमें उष्मा की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इसमें आता है तीनों स, तालम स, मूर्धन स, दंत स और ह। स, स, स और स। क्या? इसमें बोल के देखिएगा सा, तो लगेगा कि गर्मी प्रतीत हो रही है, हल्का हल्का मतलब उष्मा निकलेगा। बोल के आपके हाथ ऐसे करके सा, 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 हा, इसमें लगेगा कि मतलब उष्मा निकल रहा है। क्या? तो उष्म व्यंजन की संख्या 4 है, जो है सा, सा, सा और हा। तालु से तालम स, अभी नहीं उच्चारण भी नहीं पढ़ा है। मूर्धा से मूर्धन स, दंत से दंत स। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों के मिश्रण से हुआ है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसमें जो है आपको 4 आता है। अक्ष, देखिए आप अक्षा का निर्माण किन किन वर्णों के मिश्रण से हुआ है? अब इसका एक अच्छा ट्रिक क्या है? अक्षा, अक्षा का निर्माण किन किन वर्णों के मिश्रण से हुआ है? अब ये देखिए इसमें स्पष्ट, देखिए अंग्रेजी ज्यादा स्पष्ट है इसका। अंग्रेजी में अक्षा को क्या लिखते हैं? ओ आ को अंग्रेजी में सीखे होंगे ना, ए से अ, डबल ए से आ, आई से हर्षई, डबल ई से दुर्गई, सीखे होंगे। तो अक्षा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? क्या क्या? अक्षा को अंग्रेजी में क्या क्या लिखते हैं? जा, नहीं जानते हैं? बोलिए ना, भूल गए, नहीं जानते हैं। नहीं बोलते तो हमको शंका होता है कि आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। अक्षा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? हाँ, के एस एच। देखिए बहुत अच्छा, के एस एच। अब के मतलब क्या होता है? क। और एस एच मतलब एस एच। एस एच मतलब एस एच मतलब तालम स। क्या है? तो क प्लस तालम स बराबर अक्ष। एक बार पिछले बार क्या किया था कि
डिक्शनरी जानते होंगे। डिक्शनरी मोबाइल में जब आप नंबर सेव करते हैं तो वो डिक्शनरी के तर्ज पे आ जाता है। ठीक है, डिक्शनरी जिसको शब्दकोश कहते हैं। तो मोबाइल में जब नंबर सेव कीजिएगा ना, कहीं भी आगे पीछे कहिए, वो सीरियल नंबर स्वतः डिक्शनरी टू ले लेगा। जैसे कि अब ए एम अमन, आकांक्षा, एक एन आकांक्षा, AKANS, आकांक्षा, KANS, KANKSHA, आकांक्षा। उसके बाद अमरीश, अमरीश। अब देखिए तीन नाम है। अब इसको डिक्शनरी में जो है, इस तीनों में से पहले कौन आएगा? पहले आकांक्षा आएगी, उसके बाद अमन और अमरीश। अमन और पहला डिक्शनरी जब ढूंढा जाता है तो क्या होता है कि पहले पहला लेटर मिलाया जाता है। जब पहला व्यवस्थित करने के लिए पहला लेटर जब सेम हो गया, तब दूसरा लेटर मिल जाता है वर्णमाला। अंग्रेजी के में दूसरा कौन आएगा? अब देखिए अमन और अमरीश में दूसरा एम भी समान है, तो आप दूसरा एक नंबर पर ये हो जाएगा। अब ये दोनों दो तीन कौन होगा? ए एम भी समान है। उसके बाद तीसरा मिलाएंगे, तो तीसरा क्या है? आर से पहले आता है ए, अर्थात 2 नंबर पर अमन और 3 नंबर पर जाएगा अमरीश। ये नहीं आता। टीआरए 2 में एक क्वेश्चन क्या दे दिया था कि अंग्रेजी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा शब्द हो, कौन सा वर्ण होगा? क्या अब अंग्रेजी डिक्शनरी में दिया था कौन कौन? स, तालम स, त्र, और त्र था, एक था अंग। क्या? अंग्रेजी शब्दकोश दे दिया था। शब्दकोश में, शब्दकोश को अंग्रेजी में कहते हैं डिक्शनरी। शब्दकोश में पहले कौन सा वर्ण होगा? अब देखिए शब्दकोश में, आप शब्दकोश में बतला दे अंग्रेजी पे काम करता है, तो इसमें से आप इसको पहले लिख दीजिए। कैसे? हम भी मतलब नहीं समझ पाए थे उस समय में, फिर बाद में क्वेश्चन। KSH, इसका है SH, इसका है TR, इसका है YN। तो पहले क्या होगा? पहले ये होगा डिक्शनरी में। इसके बाद 2 नंबर में क्या होगा? 2 नंबर में एस होगा, 100 एस। तब 3 में ट्री, तब ये होगा 4 में। तो ये भी सजाने के लिए पूछ देता है डिक्शनरी में कि मतलब इस प्रकार से कौन सा डिक्शनरी में पहले आएगा। वैसे आप लोग मोबाइल में नाम सेव करते होंगे, लगभग वो डिक्शनरी का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। रीजनिंग में रीजनिंग पढ़ाने का मौका मिलेगा, हम रीजनिंग में बतला। रीजनिंग डिक्शनरी जो है रीजनिंग में आता है सजाने के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? समझ में आया ना? तो अक्षर का निर्माण जो है क और तालम स मिल करके हुआ है। त्र, त्र का निर्माण किन किन वर्णों के मिश्रण से होगा? तो त्र को अंग्रेजी अच्छा है, ती और आर। ती से तो, और पला तो हलंत, और आर से र, र।
स और र मिलके बना है त्र। उसके बाद ज्ञा। ज्ञा किन किन वर्णों से मिलके बनेगा? तो ज्ञा, ज्ञा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? ज्ञा को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? वो होगा ना, वो होगा, क्या हो रहा है? वो होगा ना। जे एन से होता है ज्ञा। ठीक है, जे एन से ज्ञा। अब जे से ज और नौ, दोनों मिलके बन जाएगा ज्ञा। संयुक्त वर्ण में जो है अंग्रेजी में बहुत मतलब लिया है, बहुत अच्छा अंग्रेजी में संयुक्त वर्ण। अब स्र, स्र, क्या स्र को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? स्र को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? इसका मतलब स्र दोनों साइड लिख दे, एस एच आर ए, स्र ऐसे भी लिख सकते हैं, और एस आर से भी स्र। तो मूल रूप से वही हुआ कि एस एस से तालम स, हलंत प्लस आर से र बराबर स्र। तो संयुक्त अक्षर जो है चार है। कभी कभी इसमें से पूछ देता है कि इसका निर्माण किन किन वर्णों से, एस आर ए से या एस एच आर ए से स्र होता है। ठीक है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन दो है। ठीक है, द्विगुण व्यंजन दो है, जो ढ और र है, जो ढोलक में लिखते हैं। ढ दो होता है, एक अपने हिंदुस्तानी ढ ये है, और इसे जो है तुर्की ढ कहा जाता है। ढोलक में लिखते हैं ये ढो, अगर ये ढोलक लिखेंगे, ढोलक तो गलत है, ढोलक में ये होगा। ठीक है, तो इसको तुर्की वर्ण भी कहा जाता है। दो तुर्की वर्ण है, इसको उच्छिप्त वर्ण, आगत वर्ण। आगत वर्ण इसलिए किया जाता है क्योंकि यह तुर्की से हिंदुस्तानी में आया है। निर्मित व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण किया गया, पहले यह नहीं था। उसके बाद है वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन ए है, एक सॉरी वैदिक व्यंजन एक है। जैसे इसको जो है इसका संस्कृत में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे को, आपी। ठीक है, इस प्रकार से जो है ये अवग्रह प्रयोग करते हैं ना। देखो कहीं कहीं प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय, संस्कृत हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, लेकिन संस्कृत में बहुत प्रयोग होता है। इस प्रकार देखे होंगे कहीं कहीं अवग्रह, कोई कोई प्रथमोध्याय, को अपी। इसको क्या कहते हैं?
इसको कहते हैं वैदिक व्यंजन। ये वैदिक में है, वैदिक काल में इस सब का प्रयोग किया जाता था। तो अवग्रह जो है वैदिक व्यंजन है। अपने जो संगीत में अवग्रह का प्रयोग क्या करते हैं, लंबा शब्दों को भातखंडे पद्धति के अनुसार लंबा करने के लिए करते हैं। किसी को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है? हिंदी भाषा में जो है या हिंदी वर्णमाला में फारसी के 5 वर्ण लिए गए हैं, जो है क, ख, ग, ज और फ। सब फारसी, इससे आप जो भी शब्द बनेगा, देखिए दिख जाएगा, ये तो समझिए ये फारसी स्वर है, शब्द है। कोई भी इस पांचों क ख ग ज फ, ठीक है, जफर फारसी शब्द है, ख्याल फारसी शब्द है, गजल फारसी शब्द है। उसके बाद हयाज फारसी शब्द है। तो नीचे में अगर बिंदी दिख जाए तो वह फारसी शब्द ही होता है। बस दो तुर्की है, कौ कव्वाल, हाँ कव्वाल फारसी है। तो इस प्रकार नीचे में अगर बिंदी वाले शब्द दिखा जाए, समझिए वह फारसी शब्द है। तो हिंदी भाषा में 5 फारसी वर्णों को स्थान दिया गया है। दो तुर्की भाषा से वर्ण आया है, ढ और र, बड़ी र और ठ, ऊपर भी बतला चुके हैं। हिंदी व अंग्रेजी का जो है एक वर्ण आया है। हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी का एक वर्ण आया है, जो है अ। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, तो डॉक्टर लिखते हैं तो इसको लगाते हैं ना अ, डॉक्टर, ये अ लगाते हैं। इसका मूल क्या है, अ। ऑफ भी लिखते हैं, तो ये क्या है, यह अंग्रेजी से लिया गया है, अपने हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी से लिया गया है। लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग बहुतायत तरीका पर बहुत हो रहा है। ठीक है, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वायु संवेग के आधार पर वर्ण के प्रकार। क्या देखिए, वायु संवेग के आधार पर वर्ण के भेद या वर्ण के प्रकार। संवेग मतलब होता है, मतलब हम वायु को आवश्यकता होती है, ठीक है, वायु संवेग। तो वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो प्रकार हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या है, आपको वायु संवेग के आधार पर वर्ण के दो प्रकार हैं। अल्प प्राण, अल्प मतलब क्या होता है, कम। तो जिस वर्णों के उच्चारण में थोड़ी सी वायु की आवश्यकता होती है या थोड़ी सी वायु छोड़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है, अधिक वायु छोड़ते हैं, तो वो क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अल्प प्राण में कम वायु की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण में अधिक वायु की आवश्यकता थी। अब कौन कौन वर्ण अल्प प्राण है और कौन कौन वर्ण महाप्राण है, कैसे पहचानेंगे, इसका देखिए, अल्प, ध्यान दीजिए, अल्प, देखिए अल्प में 3 लेटर है, अल्प में 3 लेटर है। तो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग 5 है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो प्रत्येक वर्ग
तीन माने विषम, तो तीनों विषम अर्थात 1 3 5 क्या है? विषम विषम है तो 1 3 5 ये तीनों क्या क्या हो जाएगा? अल्प प्राण हो जाएगा। क्या? उसके बाद महाप्राण, तो प्रत्येक वर्ग में क्या होता है? 5 वर्ण होते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी 5 होता है। तो अब 1 3 5 हो गया अल्प प्राण, तो बच गया कौन-कौन? तो 2 और 4, तो 2 और 4 हो जाएगा महाप्राण। महा में क्या है? सम है। महा 1 और 2, 2 लेटर है। तो सम अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह होता है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यह जो होता है ये होता है आपका अल्प प्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण समझ गए। उसके बाद अल अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, साथ में क्या? ये अंतस्थ वर्ण क्या है? अंतस्थ वर्ण य र ल व क्या है? य र ल व आपका हो गया अल्प प्राण। तो अल्प प्राण की संख्या कितनी हुई? तो 5 तिया 15 और प्लस में य लवा टोटल 19। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 और 15 4 19। अल्प प्राण की संख्या 19 हो गई। अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिनके उच्चारण में कम वायु छोड़ी जाए उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिसके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसको हम कहते हैं महाप्राण। अल्प में 3 लेटर है अ ल प, तो समझिए 3 होता है विषम, सम संख्या विषम संख्या, तो 3 होता है विषम अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये होता है अल्प प्राण। प्लस में अंतस्थ वर्ण य र ल व किसमें आएगा? अल्प प्राण में आएगा। महाप्राण में, तो महाप्राण किसे कहते हैं? जिसमें अधिक वायु छोड़ी जाए। तो अब वह महाप्राण, महा क्या है? सम संख्या है, 2 है। महा में सम संख्या है तो ये हो जाएगा आपका दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ण का। तो 5 गो वर्ग है तो 5 दूना 10, प्लस में उष्म व्यंजन तालम स, मूर्धन स, दंस स और ह। तो महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी हुई? बताइए। महाप्राण वर्ण की संख्या कितनी होगी? 5 वर्ण है, सॉरी 5 वर्ग है तो पांचों के दो दो होंगे। तो 5 दूना 10, प्लस में उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन कौन कौन होता है? तालम स, मूर्धन स, दंस स और ह। तो कुल मिलाकर के महाप्राण वर्णों की संख्या हो गई 14। किन्हीं को दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है? कहीं दिक्कत हो तुरंत पूछिए। हम्म। तारत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। तारत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। अब तारत्व क्या होता है? तारता, संगीत में तारता पर आया है ना, तारता ऊंचा नीचापन तारत्व क्या है? तो तारत्व के आधार पे व्यंजन के भेद। तो तारत्व के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं। एक होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। घोष मतलब जिसको ज्यादा घोषाया, ठीक है, घर्षण ज्यादा होती है
हो गया घोष वर्ण, कम घर्षण होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन उच्चारण घर्षण होगी तो क्या होगा? कंपन होगा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं घोष वर्ण। घोष मतलब जब घिसियाएगा, घिसियाएगा मतलब घोष, घोष मतलब कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे घोष वर्ण। अपोजिट कर दीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होगा उसको हम कहेंगे अघोष वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए इसको उल्टा याद रखिए, उसमें क्या था? उल्टा मतलब इसलिए कहें कि इसमें घोष में दो में तीन, क्या है? अर्थात तीन चार पांच, क्या है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर हो गया घोष वर्ण का, और पहला दूसरा हो गया अघोष वर्ण। अर्थात क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, अब ये क्या, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा लेटर जो हो गया, ये आपका हो गया कौन? घोष वर्ण, यानी इसमें कंपन उत्पन्न होती है। और पहला दूसरा हो गया अघोष वर्ण, इसमें कंपन उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद सभी स्वर वर्ण जो है घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सभी स्वर वर्ण घोष वर्ण के अंतर्गत। तो आप प्रत्येक वर्ग का तीन हो गया, तो 5 तिया 15, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 सामान्यता। तो 15 प्लस 11 बराबर 26। घोष वर्णों की संख्या हो गई 26। अघोष वर्ण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न नहीं होता उसको हम कहते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण का पहला दूसरा, तो 5 दूना 10 प्लस उस में तालम स्व मूर्धन स्व दंत स्व, तीन जो है ये आपका आ जाएगा अघोष वर्ण। 10 प्लस 3 बराबर 13। आपका व्यंजन के भेद खत्म हुआ है। नेक्स्ट उच्चारण स्थान अगले क्लास में ला देंगे। किन्हीं को दिक्कत यहाँ तक? किन्हीं को दिक्कत है? नहीं, चलिए रहने दीजिए। बहुत अच्छा, आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत अच्छा मेहनत है आप लोग का। चलिए इन करते हैं।